बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी आज का ऑनलाइन सेशन है। इसमें सबसे पहले चूंकि कुत्सिया ने कहा है तो कुत्सिया बेटा आप अपना सवाल पूछो। कुत्सिया। हेलो, मेरी आवाज आ रही है मैम? जी आ रही है, बोलिए। मिस, मैंने ये सवाल पूछा था कि आपने प्रोटीन चैनल्स का बताया था, तो उसमें पोटेशियम और वो सोडियम जो मूवमेंट करते हैं इन एंड आउट, तो उसकी एक लिमिट तक करते हैं या फिर कौन सी ऐसी लिमिट होती है जो डिफ्यूजन होना उसकी जो लिमिट होती है वो रुक जाते हैं, या आउटसाइड लिमिट आउटसाइड पे आके रुकते हैं या फिर इनसाइड जाके रुकते हैं? देखें, बेसिकली क्या हो रहा है कि आपकी मेम्ब्रेन के अक्रॉस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन रहा है, ठीक है, और उस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि जी आयंस की मूवमेंट किस साइड पे हो रही है। सोडियम की मूवमेंट, जैसा कि हमने बात की थी कि सोडियम की मूवमेंट इनसाइड होगी और जो पोटेशियम है उसकी मूवमेंट आउटसाइड होगी। तो जो -94 मिली वोल्ट्स का जो डिफ्यूजन पोटेंशियल है, जिसके ऊपर पोटेशियम की उस लेवल पे आने के बाद पोटेशियम की डिफ्यूजन रुक जाती है, तो वो कहाँ रुकेगी? ऑब्वियसली पोटेशियम बाहर जा रहा है, तो क्या होगा कि वो इतनी नेगेटिविटी इनसाइड द सेल बन जाएगी पोटेशियम के जाने की वजह से कि उसके बाद इससे ज्यादा अगर पोटेशियम जाएगा तो सेल के लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो -94 मिली वोल्ट वो जगह है, वो लेवल है जिसके ऊपर आके जो है वो आपके जो डिफ्यूजन है ऑफ पोटेशियम टुवर्ड्स द आउटसाइड ऑफ द सेल स्टॉप्स। क्लियर है ये बात? बिल्कुल इसी यस तरह मैम। से अब सोडियम है, सोडियम के मूवमेंट इनसाइड हो रहा है, तो इतनी लेवल के ऊपर कि जिस लेवल के ऊपर सोडियम आके मतलब इतनी पॉजिटिविटी क्रिएट कर दे कि उसके नतीजे में ये हो कि जो है वो सेल में एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाए, उतनी पॉजिटिविटी रिक्वायर्ड नहीं है। तो इस वजह से 61 मिली वोल्ट गालिबन था, उसके ऊपर आके सोडियम की जो डिफ्यूजन है वो रुक जाती है। क्लियर है ये बात? इनसाइड द सेल रुक यस मैम। जाती है। तो हमें जो पोटेंशियल, जैसे मैं, अगर आपको याद हो, मैंने नर्नेस पोटेंशियल में ये बताया था कि बेसिकली व्हाट वी आर कैलकुलेटिंग इज द इंट्रासेल्यूलर पोटेंशियल, दैट इज नोन एज द नर्नेस पोटेंशियल। एक्स्ट्रा सेल्यूलर कुछ भी होता रहे, वी आर नॉट कंसर्न विद दैट, वी आर कंसर्न विद द इंट्रासेल्यूलर पोटेंशियल ऑफ द मतलब पोटेंशियल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, जो इनर साइड है उसको हमने देखना है और वही नर्नेस पोटेंशियल है। ठीक है, यही सवाल था थैंक यू आपका? मैम, जज़ाकल्लाह। यही यस सवाल था मैम, बेटा? यही था। ओके, अच्छा, वो जो यस बच्ची मैम। थी उसका भी शायद यही सवाल था, नहीं? यस मैम, हम लोगों का सेम सवाल था और उसने एक और सवाल पूछा था। उसने और क्या पूछा था? बस देखें ये वाला। आप चला दें, मतलब उसको रन कर दें वीडियो ऑडियो को। मैम आवाज आ रही है आपको? नहीं, आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई। अच्छा ठहरो, मैम उसकी आवाज मैं बहुत रन लो करती है। हूँ। नहीं नहीं, मैं अपने अपने उससे रन करती हूँ। सेकंड, ये तो फर्स्ट वाला मैसेज था ना, उसका सेकंड वाले मैसेज को चलाया ना अभी आपने? ये सिर्फ सेकंड वाला ही चलाया था। सेकंड वाला चलाया, तो मैं चला देती हूँ, ठहरो 1 मिनट ठहरो। The other question is कि अगर मैम मुझे मतलब सेशन में वो वाले, अगर वो जो उन्होंने डेफिसिट वगैरह बताए थे आयंस का, वो दोबारा से रिव्यू देते हैं, क्योंकि वो थोड़ा मुश्किल उसमें लेक्चर में समझ में नहीं आए थे मुझे, तो अगर वो दोबारा से समझा दें तो अच्छा होगा। ये सब उनसे पूछ लेना प्लीज़ यार। अगर वैसे मैं अटेंड नहीं करती क्लासेस ऑनलाइन क्योंकि मुझे समझ में नहीं आती वैसे, तो इसलिए प्लीज़ तुम पूछ लेना। अब ये कुत्सिया आपको आवाज आई यस है? मैम। ये जो अभी मैंने चलाया, ये आवाज सुनी आप लोगों ने? यस मैम, आ गई हाँ, आवाज। अब इसमें ये जो ये क्या पूछ रही थी ये बच्ची, मुझे ये चीज समझ में नहीं आई। ये बेसिकली किस चीज के डेफिसिट की बात कर रही थी? मैम जो आपने ये, एक मिनट मैम दोबारा सुनती हूँ। मिस वो पूछिए, आयंस की डेफिसिट जो होती है वो पूछ रही है शायद। नहीं तो कहाँ पे डेफिसिट, किधर हुआ था मतलब हम तो डिफ्यूजन के ऊपर थे ना, डेफिसिट वाली तो कोई कहानी अभी डिस्कस ही नहीं हुई थी। मैं इसलिए पूछना चाह रही हूँ कि कहाँ से बताऊं मैं। मिस शायद उन्हें शायद पूरा ही ना समझ में आया हो। वो पूरा लेक्चर रिपीट करूं? मिस लेक्चर तो आपने अपलोड किया हुआ है ना उस पे, एलएमएस पे। एग्जैक्टली। एक मिनट ठहरे, एक और मैसेज भी था, मैं वो चला के देखती हूँ, 1 मिनट।
नहीं, वो तो खैर आपका मैसेज है गालिबन, इसका जो फॉरवर्डेड मैसेज था वो यही है। एक मिनट फिर से चलाते हैं। क्वेश्चन है कि अगर मैम मुझे मतलब सेशन में वो वाले अगर वो जो उन्होंने डेफिसिट वगैरह बताए थे आयंस का वो दोबारा से रिव्यू देते हैं, क्योंकि वो थोड़ा मुश्किल उसमें लेक्चर में समझ में नहीं आए थे मुझे, तो अगर वो दोबारा से समझा दें तो अच्छा होगा। ये सब उनसे पूछ रहे हैं। आयंस का डेफिसिट, आयंस का डेफिसिट तो नहीं था। अब बेसिकली हम लीक चैनल्स और फाइनली हमने जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की जो कैलकुलेशन थी वो की थी। अब ये उसको पूछ रही है, ये क्या कर रही है, मुझे समझ में नहीं आ रही बात। मुझे तो पूरा लेक्चर दोबारा पूछ रही है। एग्जैक्टली अब ये पूरा लेक्चर तो मैं रिपीट नहीं कर सकती ना, वो तो बहुत तफसील से एक्सप्लेन किया था। नहीं पूछ रही। तो मेरा ख्याल है इसको छोड़ देते हैं, आगे देख लेते हैं थोड़ी देर के बाद। अगर किसी और ने कुछ सही समझ पूछा तो फिर वो इसी में इसकी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, अब ये एक और जो दो सवाल आए हुए। अच्छा शाहिद सईद, आप बेटा आप सवाल पूछो। मैम जो आपने क्विज करवाई थी ना उससे तो उस क्वेश्चन से कंफ्यूजन है थोड़ा सा। कौन सा वाला क्वेश्चन बेटा? मैम वो पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशन जो हो रही थी वो गोल्गी बॉडीज में होगी ना, यहाँ पे लाइसोसोम्स लिखा हुआ था तो हमने वो टिक कर दिया। लाइसोसोम तो गोल्गी बॉडी के वेसिकल्स में होते हैं, तो पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशन जो होती है वो भी गोल्गी बॉडीज में होती है। ये क्वेश्चन सही है या? मेरा ख्याल है जहां तक मैंने ये पूछा था, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन फलानी 4 जगहों पे होती है, उनमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स और गोल्गी बॉडीज, ये 4 ऑप्शन दिए थे। ऐसा ही है कुछ? जी जी मैम, यही था ना? तो इसका जो है आंसर था आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बाकी और कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने आपको बताया था ना कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम्स लगे हुए होते हैं, तो प्रोटीन सिंथेसिस चूंकि राइबोसोम्स में हो रही होती है, तो उसके बाद वहीं से जैसे ही प्रोटीन की सिंथेसिस होती है वो फौरन जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर चला जाता है, और वहां जाके फिर उसकी जो है मॉडिफिकेशन होती है, कोई एडिशनल या सब्सट्रैक्शन जो होनी होती है, वो होने के बाद फिर वो कंप्लीट होता है और गोल्गी बॉडीज में वो मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स बनते हैं। कुछ बेटा अपना माइक बंद करो बेटा। हाँ ठीक है, ये बात समझ में आ गई? शाहिद माइक ऑन करके बताइए। यही सवाल था? यस मैम। जी मैम। ओके ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे एक सवाल आया हुआ है, मैम वो डी कोडिंग वाला एमसीक्यू थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन कर दें। उष्णा बेटा प्लीज कौन सा डी कोडिंग वाला आप मुझे बता दोगी? माइक ऑन करो। जी बेटा बोलो। में दिया था ना चेन डीटी ट्रांसलेशन के लिए, तो एक्सप्लेन कर देना। मुझे आपकी आवाज सही नहीं आई, जरा ऊंचा बोले, माइक करीब करके बोलिए। मैम अभी क्विज में आपने दिया था ना ट्रांसलेशन के लिए सीक्वेंस दिया था पूरा, उसको पहले बताना था कि मतलब ट्रांसलेट। अच्छा हाँ गॉट इट, वो मैं बता रही हूँ अभी, वो पूरा तफसील से बताती हूँ, अभी 2 मिनट रुक जाए। अच्छा ये एक और सवाल है, मैम गोल्डमैन इक्वेशन में आयंस की परमिएबिलिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है? हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो फातिमा बेटा, इस तरह से होता है कि हमने बेसिकली बुक में 2 जगहों से ये जो परमिएबिलिटी है ना वो उठाई थी। पहली चीज उन्होंने ये बोली कि यूजुअली जो क्लोराइड आयंस हैं वो उनके जो चैनल्स हैं वो यूजुअली बंद रहते हैं, अनटिल एंड अनलेस उनका कहीं कंट्रीब्यूशन होता है तो वो खुलते हैं, अदरवाइज उनकी परमिएबिलिटी नहीं होती। तो दैट इज द रीजन व्हाई वी टुक क्लोराइड आयन नेगेटिव। क्लियर है ये बात फातिमा? यस मैम। ठीक है जी। उसके बाद फिर एक और स्टेटमेंट लिखा हुआ था वहां पे कि वट एवर द परमिएबिलिटी ऑफ सोडियम इज, पोटेशियम इज 100 टाइम्स ग्रेटर देन दैट। सही है, ये एक जुमला लिखा हुआ था। अब उसकी बेस पर जो है हमने सोडियम की परमिएबिलिटी को 1 करके और पोटेशियम की परमिएबिलिटी को 100 किया था। क्लियर है ये बात? यस मैम। तो ये इस तरह से रखा है कि मतलब उसमें ये कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्लोराइड आयंस का काम है, तो उस जगह पे जब क्लोराइड आयंस ओपन होंगे तो वो फिर कंट्रीब्यूट करेंगे इन द परमिएबिलिटी, और उसके नतीजे में डिफरेंट सिनेरियोज बन जाएंगे, लाइफ सिनेरियोज बनेंगे, जिसके नतीजे में आपकी जो है वो ड्रग्स काम करती हैं, जिसके नतीजे में आपके ब्रेन की एक्टिविटी होती है, आपके बॉडी में स्लीप इंड्यूस होती है। सही है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि क्लोराइड आयंस की परमिएबिलिटी बढ़ने के नतीजे में होती है।
लेकिन यूजुअली जो हमारी पूरी बॉडी है, जाके आपके नर्व्स ले लो या मसल्स ले लो, तो यूजुअली उसके अंदर क्या हो रहा होता है कि उसके अंदर आपके क्लोराइड आयंस को हम जो है वो जीरो कंसिडर कर रहे होते हैं। तो जब क्लोराइड आयंस को जीरो कंसिडर करेंगे तो उसका ऑब्वियसली जो उसका जो वो जो है उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी जीरो हो जाएगी, ठीक है। अब उसके नतीजे में फिर आपके पास पीछे रह जाता है सोडियम और पोटेशियम। अच्छा, अगर आप से फॉर एग्जांपल मैं सोडियम की 2 रखती हूँ तो उसका 100 टाइम्स अगर ऊपर करूंगी तो आंसर फिर यही आना है घूम फिर के, ठीक है। 2-3 लेवल, जैसे वो जो मैंने जो पूरी डेरिवेशन सॉल्व की है ना आपके लिए, आप उसमें डिफरेंट वैल्यूज डाल के देख लो, आपको खुद ही से अंदाजा हो जाएगा कि अगर फॉर एग्जांपल आप 2 रखती हो तो आपको 100 टाइम्स बढ़ाना पड़ेगा, तो पोटेशियम को आपको 200 करना पड़ेगा, आंसर वही कैलकुलेट हो जाएगा। 3 रखती हो सोडियम के लिए तो ऑब्वियस ही बात है पोटेशियम को आपको 300 करना पड़ेगा, जैसे ही आप 100 टाइम्स बढ़ाओगी वैसे आंसर वही हो जाएगा। सो बेसिकली सिर्फ एक ये स्टेटमेंट के ऊपर हमने कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट की थी कि व्हाटएवर द परमिएबिलिटी ऑफ सोडियम इज, पोटेशियम परमिएबिलिटी इज 100 टाइम्स ऑफ दैट। क्लियर है ये बात? ठीक है मैम, लेकिन अगर ये 2 कंडीशंस होंगी तब, अगर इसमें क्लोराइड की, जी जी, हाँ बिल्कुल, सीएनएस के अंदर हाँ सीएनएस के अंदर फिर जी। क्लोराइड परमेबल हो जाता है। जैसे आपका जो स्लीप मैकेनिज्म है उसमें क्लोराइड परमेबल होगा तो ऑब्वियसली फिर उसके हिसाब से जो है वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, ठीक है। ठीक है, तो इसका इक्वेशन का आंसर हमेशा सेम नहीं आएगा, -84 नहीं आएगा हमेशा आंसर? नहीं, वो फिर आगे पीछे होगा ना, उसके मैं सम्स Change आपको होगा। मैंने सोचा था मैं आज करवाने का सोच रही थी, लेकिन मैंने उनके लिए सम्स आपके लिए प्रिपेयर नहीं किए। तो ये हमारी अगली क्लास में 1-2 दिन या मतलब इसी वीक में एक और आप लोगों का ऑनलाइन सेशन लूंगी, उसमें मैं आपको इनके सम्स करवाऊंगी। तो वो उसके लिए मैंने सिर्फ वेट कर रही हूँ कि एक्शन पोटेंशियल वाला लेक्चर अपलोड कर दूं मैं, ताकि आप लोगों को एक्शन पोटेंशियल की नोहा हो जाए, उसके बाद वो सम्स करवाऊंगी मैं। क्लियर है ये? इसमें आपकी ये सारी जो डेरिवेशन है वो पूरी इक्वेशंस क्लियर हो जाएगी आपके दिमाग में। क्लियर? ओके मैम, ओके, थैंक यू। ओके जी। अच्छा, मलाइका असलम, आपका सवाल है कि मैम चैनल प्रोटीन किस प्रोटीन से पास होती है, इंटीग्रल या पेरिफेरल है? क्या मतलब? चैनल प्रोटीन बेसिकली इंटीग्रल प्रोटीन होती है, थ्रू आउट द मेम्ब्रेन होती है। मलाइका यही सवाल था आपका? यस मैम, यही था। आंसर हो गया? यस मैम। ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? इसको छोड़ के वो जो डी कोडिंग वाला सवाल है उसको छोड़ के वो मैं भी बता रही हूँ, उसके अलावा कोई और सवाल है? नो मैम। ठीक है, तो हम फिर अब डी कोडिंग वाला सवाल कर लेते हैं। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करने लगी हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको डी कोडिंग वाला करा देती हूँ। देखो भाई, अब जाहिर सी बात है एग्जैक्ट सीक्वेंस नहीं उठा रही मैं, जो पेपर में दिया था मिलता जुलता सीक्वेंस उठा रही हूँ, ठीक है। बल्कि अगर आप लोगों के पास उसकी पिक हो तो मुझे बता दो, मैं वही सीक्वेंस करा देती हूँ। अब किसी ने पिक ली थी उसकी? हेलो? यस मैम, हमने ली थी। यस मिस, ली थी। आप बस एक काम करो, वो बोलते जाओ, मैं लिखती जाती हूँ। हाँ जी बोलो। AGG AGG CCUA CCUA CUA CUA CUC CUC AGG AGG और WG, एक मिनट, WG, एक मिनट ठहरेगा बस, और आगे UG UG CAG CGA अच्छा CGA and CAG NC। आखिर में C है? यस मैम। C। अच्छा, यहाँ पे प्राइम क्या थी पोजीशन? 3 प्राइम थी, 5 प्राइम थी? 3 प्राइम थी मैम। यहाँ पर एंड पे? मिस स्टार्टिंग में 3 प्राइम है और यहाँ एंड पे 5 प्राइम है, ठीक है। अब मैं बता रही हूँ आपको, देखो इसमें सिंपली ये करना होता है, थोड़ा सा माइंड इस्तेमाल करने की जरूरत है। किसी एक बच्चे का सिर्फ इस पे फुल मार्क्स आए, वो इस तरह से हुआ था कि देखो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इसको, जैसे कि हम बात करें कि इसको हमने हमेशा जो है इसको हमने 5 प्राइम से 3 प्राइम ही होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू विल बी डूइंग इज दैट यू विल बी अरेंजिंग इट इन द 5 प्राइम डायरेक्शन, ठीक है जी। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आपका आंसर ये होना चाहिए था कि आप पहले 5 प्राइम के हिसाब से CGA
ठीक है। फिर ये हो गया CGA, ट्रिपलेट कोड में चलते हैं, CAG ये दूसरा हो गया, फिर CGA ये तीसरा हो गया, फिर CGC चौथा, GUG पांचवा, UUG छठा, फिर GAC सातवां, UCA आठवां, फिर UCA नवा, UCC दसवां एंड CGG। ये इसमें आपने मुझे कुछ गलत तो नहीं बताया, कुछ गड़बड़ हुई है? UCA फिर UCC, यहाँ कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे कुछ मिसिंग है। चलो खैर जितना है उसी पे हम बात कर लेते हैं। UCC सॉरी एक मिनट ठहरिएगा, CGG और ये हो गया 3 प्राइम। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अरेंज कर दिया, अरेंज करने के बाद फिर अब जाहिर सी बात है आपका ट्रिपलेट कोड है, आप इसको सीक्वेंस करते जाइए और इसके हिसाब से फिर आपने क्या करना था कि इसके नीचे हर एक के नीचे उसका अपना जो आंसर आ रहा था वो लिखना था। अब बताते जाओ इसको, अगर कोई भी एक उसका खोलो, कोड खोल लो, टेबल खोल लो और मुझे बताओ क्या आएगा आंसर। 5 प्राइम से स्टार्ट करते हैं अगर तो हम, बताइए मुझे वो पिक्चर खोल के, CGA का क्या आएगा अमीनो एसिड? Is anybody here? चलिए मैं आपको टाइम दे रही हूँ, आप पिक्चर खोल लीजिए जब तक मैं। आर्जिनिन ARG है, ठीक है, पहला तो ARG हो गया, फिर CAG का बताइए। GLN है क्या है? GLN ग्लाइसिन हो गया, ठीक है जी। उसके बाद फिर CGA, ARG, बल्कि इसको इस तरह से लिखते हैं, एक और तरीका बता दूं आपकी आसानी के लिए। से फॉर एग्जांपल लाइन चेंज हो गई है ना, आप इसको बीच में स्पेस कर देंगे। बेटा माइक थोड़ा सा प्लीज, ये किसका माइक बोल रहा है? ठीक है जी, ये हो गया। अब इसके बाद बताएं मुझे CGC का क्या है? ARG अगेन ARG, फिर क्या है? GUG, VAL वेलाइन VAL वैलिन कहलाता है, हाँ जी। फिर उसके बाद UUG, LEU ल्यूसीन, ओके। GAC, ASP एस्पार्टेट, ओके। फिर UCA, SER सॉरी दोबारा बोलो। SER सीरीन हो गया, ठीक है। UCA, SER ठीक है। फिर HIA हिस्टाडीन, सही है। फिर CGG, Arginine Arginine ओके। CGG, प्रोलीन। इस तरह करना था इसको, PRO। ठीक है। और अगर ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपको सीक्वेंस कंफ्यूज करने के लिए मैं क्या दे सकती थी, से फॉर एग्जांपल U की जगह पे मैं T लगा देती, जितनी जगह पे U आ रहा है वहां पे T भी लग सकता था। तो अगर T लगता तो क्या हो जाता, वो DNA का स्ट्रैंड हो जाता। और अगर वो DNA का स्ट्रैंड है तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, उसका mRNA बनाना पड़ेगा। mRNA बनाने के बाद फिर आपको उसका प्रोटीन बनाना पड़ेगा। समझ आ रही है बात?
से फॉर Yes, एग्जाम्पल ma'am. मैं यहाँ पे एक आपको एग्जाम्पल करके बता देती हूँ, 2 या 3 उसकी, कि फॉर एग्जाम्पल ये तो आपका ये हो गया ना, ये जो आपका पेपर में आया था। अब इसकी जगह पे मैं एक और पूछ रही हूँ, क्या कर रही हूँ मैं इसका, एक मिनट ठहरे मैं बताती हूँ आपको। से फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक सीक्वेंस दिया है, CA G T CAT, ठीक है जी। ये ट्रिपलेट कोड हो गया, ये ट्रिपलेट कोड हो गया, ये ट्रिपलेट कोड हो गया, इसके साथ एक G लगा दिया, ATG। अब T है तो ऑब्वियसली आपको मालूम है कि ये हमारा वो तो हो नहीं सकता, क्या कहते हैं, मैसेंजर RNA तो हो नहीं सकता, RNA। तो इसको आपको RNA बनाना होगा। तो RNA बनाने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले C की जगह क्या आता है, C के अगेंस्ट क्या आता है, G, A की जगह क्या आएगा, T, U आता है, T आएगा ना, तो T तो नहीं देंगे, तो T की जगह U आ जाएगा, GUG, ठीक है। फिर यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, U, फिर ये क्या आएगा, C, T की जगह A, फिर C की जगह क्या आएगा, G, A की जगह क्या आएगा, U, T की जगह क्या आएगा, A, ठीक है, और उसके बाद G की जगह क्या आएगा, C। अब ये आपका बन गया मैसेंजर RNA। मैम आपकी स्क्रीन शेयर होना बंद हो गई। शेयर होना बंद हो गई, सॉरी एक मिनट देखते हैं क्या हो गया ये। अब शेयर हो गई, yes मैम, यस मैम। ठीक है जी। अच्छा अब यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया DNA का स्ट्रैंड, ठीक है। इसके बाद ये आपका हो गया मैसेंजर RNA। अब इस मैसेंजर RNA के साथ आपने क्या बनाना है, आप अपना प्रोटीन बनाओगे, और उसके लिए फिर अगेन वही GUG, UCA, AAG और UAC, इसके जो भी अमाइनो एसिड्स हैं वो आपने नीचे लिखने। समझ में आ रही बात? आप लोगों का पेपर देखते ही मैंने सबसे पहले यही सोचा था कि आपकी अगली जो ऑनलाइन क्लास होगी उसमें आपको पहले यही बताना है मैंने कि आप लोगों ने करना है क्या इसके साथ। इस तरह के सवालात हो सकते हैं, ठीक है, पेपर में। क्लियर है ये बात? yes मैम, Yes, ma'am. ऑलराइट जी। अच्छा इसके बाद फिर हम जो है वो आपका सवाल आया हुआ है शायद कोई, मैं देख लूं जरा चैट में कोई सवाल आया हो तो अभी तक हाँ, चैनल प्रोटीन कोई सवाल तो है नहीं। किसी को और को सवाल पूछना है बेटा? हाँ जी, एनी क्वेश्चन, एनीबॉडी? नो मैम, नो मैम। तो मेरा ख्याल है फिर क्लास को खत्म करते हैं, या कुछ पूछना है तो पूछ लो अभी। आई एम वेटिंग। मैम मुझे पूछना है। तो पूछो ना बेटा, क्यों नहीं पूछ रही? मैम सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप की जो डिफ्यूजन पोटेंशियल है वो -4 MV है, ठीक है? हाँ जी। तो वो कैसे कैलकुलेट किया, अगर आप वो समझा दें तो। वो मैंने पूरी तफसील से बताया था, लेकिन मैं बता देती हूँ। देखो बेसिकली क्या हो रहा है, मैं स्क्रीन शेयर कर लूं पहले, फिर मैं आपको बताती हूँ। देखो बेसिकली हो क्या रहा है कि आपका जो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप है ना, वो क्या कर रहा है, ये मेम्ब्रेन ये मौजूद है, वो कंटिन्यूसली एक काम करता रहता है। और वो काम क्या करता है कि वो सोडियम के जो 3 आयंस हैं उनको बाहर पंप करता है, ठीक है जी। तो सोडियम पॉजिटिवली चार्ज आयन है, ऐसे ही, ठीक है। अब ये 3 आयंस बाहर जा रहे हैं, अब इसकी जगह पे रिटर्न कितने हो रहे हैं, 2 पोटेशियम के आयंस रिटर्न आ रहे हैं, ठीक है जी। ये जो 2 पोटेशियम के आयंस रिटर्न आ रहे हैं, इसके नतीजे में क्या हो रहा है कि हर दफा जो साइकिल बन रही है उसमें नेट जो है वो 1 पॉजिटिवली चार्ज आयन का डेफिसिट आ रहा है, ठीक है जी। अब ये जो डेफिसिट ये क्रिएट कर रहा है,
सबको जो कैलकुलेट किया गया है वो मैंने आप लोगों को एक मशीन भी दिखाई थी जिससे वो चेक करते हैं इलेक्ट्रोड मेम्ब्रेन के अंदर डाल के और एक बाहर उसके ट्रांसड्यूसर लगा के, तो उससे फिर उन्होंने ये चेक किया है कि जो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप है वो कितना मिलीवोल्ट का डेफिसिट क्रिएट करता है, तो ये पता चला कि वो -4 मिलीवोल्ट का डेफिसिट क्रिएट करता है। ठीक है जी, यस मैम। कोई और चीज? यस मैम। क्या यस मैम, कुछ और पूछना है? नहीं बस और कुछ नहीं, बस और कुछ नहीं पूछना? जी बेटा। नहीं बोलो। मैम जो आपने अमीनो एसिड के क्वेश्चंस का बताया, इसमें आपने सवाल में पूछा था कि मतलब ट्रांसलेशन का डिकोड करें, ट्रांसलेशन करें टेबल लेकर और बताएं कि करेक्ट है या रॉन्ग। तो हमने तो डिकोडिंग तो कर दी थी, फिर एंड में हमने लिख दिया कि रॉन्ग, तो आपने वो गलत कर दिया। मैंने ये कब लिखा था कि सीक्वेंस करेक्ट, या सवाल क्या था बेटा? नहीं तो ट्रांसलेशन का सीक्वेंस बनाना था ना। आपने लिखा था यूजिंग द कोड ऑन टेबल डिकोड द सीक्वेंस ऑफ ट्रांसलेशन, आल्सो टेल इफ द सीक्वेंस ऑफ दिस क्वेश्चन करेक्ट। हाँ, तो अब सीक्वेंस ऑफ, तो वो तो मैंने वैसे ही बता दिया था ना आपको। अगर मैं ऐसा सवाल पूछ रही हूँ तो उसका मतलब सीक्वेंस तो गलत था। वो तो आपने उसके पॉइंट्स तो मिल गए ना, जो आपने गलत सीक्वेंस लिखा था उसके पॉइंट्स तो मैंने दिए। लेकिन जो डिकोडिंग का जो आपने गलत डिकोडिंग की थी उसकी वजह से मैंने जो है वो मार्क्स काटे ना आप लोगों के। देखो, अगर फॉर एग्जाम्पल एक सम है, सम आपने पूरा किया लेकिन बीच की जो स्टेप्स थे वो गलत कर दिए, एंड का आंसर सही हो गया और पहली स्टेप सही हो गई, तो उतने के ही मार्क्स मिलेंगे ना। हर स्टेप की, हर क्वेश्चन का जो जितने भी पार्ट्स होते हैं उनकी डिफरेंट मार्किंग होती है ना। तो बेसिक तो मार्किंग जो थी वो तो डिकोडिंग की थी। देखो डिकोडिंग में क्या करना था, आपने पहले सीक्वेंस ठीक करना था। जैसे मैंने अभी बताया कि पहले आपको उसको सीक्वेंस चेंज करना था, 3 प्राइम से 5 प्राइम की जगह 5 प्राइम से 3 प्राइम करना था। फिर उसके बाद टेबल को देखते हुए उसके अमीनो एसिड्स डालने थे। फिर ये मुझे बताना था कि मैंने जो सीक्वेंस दिया है वो सही है या गलत है। तो आपने क्या किया, उसका जो सिर्फ जो बिल्कुल जो 1/10 वाला जो पार्ट था उसको आंसर किया, बाकी की चीजों को छोड़ दिया। तो उस पर मैंने आपको 1/4 मार्क्स दिए। समझ आ रही है बात? यानी मैंने आपको, अगर 1 मार्क का वो क्वेश्चन था तो मैंने आपको उसके 0.25 मार्क्स दिए, लेकिन बाकी का पूरा काम तो गलत किया था ना, उसके मार्क्स कैसे मिलते हैं जी? मैम उसको डिकोड किया था पर हमने रॉन्ग सीक्वेंस में कर दिया। तो यही तो बात है ना, डिकोड किया था, रॉन्ग सीक्वेंस में किया था। जिन लोगों ने फिर भी प्रॉपर तरीके से किया था, यानी कुछ लोगों ने क्या किया था, मैं बताती हूँ। एक बच्ची थी जिसने ये उल्टा डिकोड करके और इस पे अमाइनो एसिड उनके सामने सही डाल दिए थे। मैंने उसको फुल मार्क्स दिए, हालांकि उसने सीक्वेंस चेंज नहीं किया था, सीक्वेंस भी चेंज करना था, लेकिन चूंकि उसने उल्टा डिकोड करने की वजह से अमीनो एसिड्स ठीक डाले थे, इसलिए उसको मैंने 1 मार्क दिया पूरा। ठीक है, वो सिर्फ एक बच्ची का था। बाकी जिन जिन लोगों ने डिकोडिंग की, यानी 3 प्राइम से 5 प्राइम कर दिया, मतलब 5 प्राइम से 3 प्राइम किया, उनको मैंने 0.5 मार्क्स दिए। लेकिन जिन्होंने सिर्फ ये लिखा कि सीक्वेंस रॉन्ग था, उनको मैंने 0.25 मार्क्स दिए। अब बात समझ में आ रही है? बोलो बेटा। जी मैम। ठीक है, देखो जी मैम, मैंने भी अमीनो एसिड तो सब करेक्ट लिखे थे। अमीनो एसिड आपने करेक्ट लिखे नहीं थे ना, मैंने देख लिया था, सिर्फ एक बच्चे का ठीक था और किसी का ठीक नहीं था। ओके मैम। ठीक है, अच्छा, अब ये एक सवाल आया है यूसरा मलिक की तरफ से कि डिफ्यूजन रिक्वायर्ड ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी। बेटा डिफ्यूजन में एटीपी नहीं चाहिए होता। डिफ्यूजन बेसिकली बिल्कुल एक अलग क्राइटेरिया है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट बिल्कुल डिफरेंट है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स एटीपी, डिफ्यूजन डू नॉट रिक्वायर एटीपी बिकॉज मूवमेंट इज अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। देखो डिफ्यूजन में क्या हो रहा है, सोडियम बाहर ज्यादा है अंदर कम है, तो सोडियम कहाँ आ रहा है, अंदर आ रहा है ना, तो डिफ्यूजन हो रही है, उसमें उसको एनर्जी की क्या जरूरत है। अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जब मूवमेंट होती है ना मॉलिक्यूल की, उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वहां पे एटीपी रिक्वायर्ड होता है। क्लियर है ये बात यूसरा? यूसरा मलिक, एम आई क्लियर? यही सवाल था आपका? यस मैम, मेरा यही सवाल था। अच्छा, किसी और को कोई सवाल पूछना है? मैम वो हमने जो क्विज दिए हैं, आप उसके आंसर्स की लिस्ट हमें देंगी?
देने तो मुझे चाहिए, मैं देख लेती हूँ उसमें कोई ऑप्शन है आप लोगों के साथ शेयर करने का या नहीं। नहीं तो वो जो क्वेश्चंस है उनके साथ मैं कोशिश करूंगी आपको आंसर दे दूंगी, मिल जाएंगे। ओके मैम। वो कोई मसले वाली बात नहीं है। मैम आप थोड़ा जल्दी दे दिएगा, बिकॉज मेरे जो है ना मार्क्स जो है ना सही नहीं आ रहे, क्योंकि मेरे आंसर काफी सही है लेकिन मेरे जो एलएमएस पे मार्क्स आए हुए ना वो कम आए हुए हैं। मार्क्स कितने आए हुए हैं आपके? मैम मार्क्स 2.50 आए हुए हैं और मैंने अभी वापस रीचेक किया, मेरे आंसर देखो ऐसे हो नहीं सकता, क्योंकि जिस टाइम पे मैं क्विज अपलोड करी थी साथ साथ करेक्ट आंसर्स डाल रही थी, तो उसमें आपने गड़बड़ की होगी। ऐसा हो नहीं सकता कि बगैर गड़बड़ किए आपके मार्क्स जो हैं कट जाएं। लेकिन खैर मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगी, डोंट वरी। लेकिन अभी इस वक्त मेरे पास असल में लोड बहुत ज्यादा आया हुआ है, तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है। मैं इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दूंगी आपको, डोंट वरी। हाँ, एनी अदर क्वेश्चन? मैम एक मैम और क्वेश्चन आपने दिया हुआ था क्विज में कि कौन all सा? are the following regularly produced in mitochondria except free radicals, pyruvic acid, ATP, acetyl CoA। तो पायरुविक एसिड एंड एसिटाइल CoA तो साइटोप्लाज्म में होते हैं, वो तो नहीं होते माइटोकॉन्ड्रिया में। दोबारा बोले, कौन कौन से थे? मुझे क्वेश्चन भी याद नहीं है। हाँ बोलो, बताओ कौन कौन से? एसिटाइल कोए, फ्री रेडिकल्स, पायरुविक एसिड एंड ATP। फ्री रेडिकल्स, पायरुविक एसिड, ATP। ATP। हाँ, तो अब आपका सवाल क्या है? कि मैम पायरुविक एसिड एंड एसिटाइल CoA तो साइटोप्लाज्म में होते हैं, तो ये नहीं, तो माइटोकॉन्ड्रिया में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं में होते। भी बनते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में भी बनते हैं एसिटाइल कोए। आपका आंसर जो था वो पायरुविक एसिड था। पायरुविक एसिड जो है वो 100% जो है वो उसमें बनता है, क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म में, ग्लाइकोलिसिस के नतीजे में। ठीक है। मैम मैंने पायरुविक एसिड किया था, मेरा क्या? मैंने इसका पायरुविक एसिड टेक किया था, मेरा ये क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। रॉन्ग हो गया? अच्छा, मैं देख लेती हूँ, इसको देख लेती हूँ, मैं देख लेती हूँ इसको, मैं एक दफा और चेक कर लेती हूँ आपकी क्विज को, फिर मैं बता दूंगी। कोई और क्वेश्चन? और मैम मिड टर्म का कोर्स नहीं बताया आपने अब तक। मिड टर्म का कोर्स आपका जो है ये, इसके बाद जो एक और लेक्चर अपलोड होगा ना एक्शन पोटेंशियल का, और उसके साथ मैं जो अगली आपकी जो ऑनलाइन क्लास लूंगी उसमें मैं आप लोगों से कुछ सम्स करवाऊंगी। तो वो सम्स और जो अगला जो आपका जो लेक्चर अपलोड होगा वो मिड टर्म तक आएगा। ठीक है। ओके मैम। एनीथिंग एल्स? अब वो लेक्चर ये बंद होने वाला है, मेरा ख्याल है हम बंद करते हैं। अब आप अगर कोई और क्वेश्चन तो बताएं, मैं दोबारा इनविटेशन भेजूं, वरना फिर ना भेजूं। नो मैम, और क्वेश्चंस नहीं है। चलो सही, ठीक है ठीक है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। अल्लाह। ओके मैम।